तो ये कहानी है हरकुल नामी एक स्पाई की, जो किसी केस के सिलसिले में बाहर आए हैं जहां की चर्च में से एक बहुत ही कीमती चीज चुरा ली गई थी और उसका इल्जाम 3 प्रीस्ट पर लगाया जा रहा था। हरकुल अब चर्च में जाते हैं जहां पर चोरी हुई थी। यहाँ की सारी छानबीन करने के बाद वह अब लोगों के बीच आते हैं जहां वह इंस्पेक्टर खड़े थे जिन्होंने इस केस को सॉल्व करने के लिए हरकुल को विदेश बुलाया था। वह प्रीस्ट सब लोगों के सामने किसी मुजरिमों की तरह खड़े थे। तभी हरकुल आके सभी लोगों को बताता है कि यह तीनों के तीनों प्रीस्ट बेगुनाह हैं। चोरी इन्होंने नहीं की, क्योंकि चोरी करने के बाद जो छत के रास्ते से भागा था तो ऐसे उसके जूते के निशान दीवार पर पड़ गए थे। ये जूते काफी मोटे तल के हैं। इन तीनों प्रीस्ट में से ऐसा जूता कोई भी प्रीस्ट नहीं पहनता। अगर कोई ऐसा जूता पहनता है तो वह यह इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर हरकुल की बात सुनकर गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, मैंने ही तो आपको ये कैसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर बुलाया था। अगर मैंने चोरी की होती तो मैं ऐसा क्यों करता। जवाब में हरकुल कहते हैं, अभी पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। मैंने तुम्हारे ही कुछ लोगों को तुम्हारे घर तलाशी लेने के लिए भेजा है, बस इंतजार करो, वह आते ही होंगे। उनकी बातों के दौरान वह तलाशी लेने वाला आदमी आ भी जाता है और हैरानी की बात यह है कि उन्हें इंस्पेक्टर के घर से वह कीमती चीज मिल भी गई। साफ जाहिर था कि इंस्पेक्टर चोर थे। ऐसे उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और यहाँ मौजूद सभी हरकुल की समझदारी के लिए हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसने चंद घंटे में ये केस बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिया था और अपनी इसी समझ की वजह से हरकुल अब तक हजारों केस सॉल्व कर चुका था और अब वह पूरी दुनिया का एक मशहूर जासूस था। वह विदेश से निकलने ही वाला होता है, तभी उसे अमेरिका से एक इनविटेशन मिलता है किसी खास केस को सॉल्व करने के लिए। हरकुल फिलहाल अपने काम से ब्रेक लेना चाहते थे, लेकिन ये कैसे भी जरूरी था। ऐसे में लंदन जाने के लिए वह एक ओरिएंट एक्सप्रेस नामी लग्जरी ट्रेन में बैठ जाते हैं। इस पूरी ट्रेन में सिर्फ 12 कंपार्टमेंट है। ये बिजनेस क्लास ट्रेन है, इसीलिए इसमें सिर्फ 12 से 13 लोग ही इस ट्रेन के जरिए आज जेरूसलम से लंदन की ओर जा रहे हैं। इसी ट्रेन में एक रिचर्ड नामी आदमी भी सफर कर रहा था। उसे उसके कंपार्टमेंट के बाथरूम से एक धमकी वाला नोट मिलता है, जिसे पढ़कर वह डर चुका था। वह इस नोट को लेकर हरकुल के पास जाता है, क्योंकि वह जानता है हरकुल बहुत ही होशियार स्पाई है। रिचर्ड हरकुल को यह नोट दिखाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ मेरी जान खतरे में है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले लो। अगर तुम मेरी बात को मान जाते हो तो मैं तुम्हें एक हफ्ते की $15,000 दूंगा, जो पुराने भक्तों में एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। इतनी बड़ी रकम के बावजूद भी हरकुल रिचर्ड को इनकार कर देते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि रिचर्ड एक अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि वह एक गैंगस्टर था। अब रात हो जाती है। हरकुल और रिचर्ड दोनों के ही कंपार्टमेंट साथ साथ थे। रात होते ही हरकुल को रिचर्ड के केबिन में कुछ हरकत महसूस होती है। वह जब जाकर चेक करते हैं तो रिचर्ड के कंपार्टमेंट के बाहर एक ट्रेन अटेंडेंट खड़ा था, जो रिचर्ड से पूछता है, आप ठीक तो है ना। अंदर से यह आवाज आने पर कि हाँ सब ठीक है, ट्रेन अटेंडेंट और हरकुल दोनों ही अपनी जगह जाकर आराम करने लग जाते हैं। कुछ वक्त गुजरता है और हरकुल को दोबारा रिचर्ड के कमरे से कुछ शोर महसूस होता है। वह जल्दी से निकलकर बाहर आते हैं तो देखते हैं कि रिचर्ड के कमरे से कोई रेड गाउन लड़की बाहर की तरफ भाग रही थी, जिसे इग्नोर करते हुए हरकुल वापस से अपने कमरे में आ चुके थे। ट्रेन के बाहर मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था। देखते ही देखते यह बड़ा तूफान ट्रेन को भी अपने लपेट में ले लेता है और इसके नतीजे में ट्रेन पटरी से उतर जाती है। हैरानी की ये थी कि इतने बड़े एक्सीडेंट में भी किसी को कुछ पता नहीं चला। जब ये सुबह उठे तो इन्हें मालूम हुआ कि यह लोग यहाँ फंस चुके हैं। सभी लोग ट्रेन के लॉन्ज में मौजूद थे और जो यहाँ नहीं था वह सिर्फ रिचर्ड ही था। अब हम देखते हैं रिचर्ड के कमरे के बाहर वेटर काफी देर से उसका दरवाजा नॉक कर रहा है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस न आने पर हर कोई यह बात जान जाते हैं कि अंदर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। वह अब रिचर्ड के कंपार्टमेंट के दरवाजे को तोड़ने में लग जाते हैं। वह वेटर से एक डॉक्टर और ट्रेन के मैनेजर को बुलाने को कहते हैं। दरवाजे के खुलने पर इन सब लोगों के होश उड़ चुके थे, क्योंकि यहाँ ये लोग देख रहे थे कि रिचर्ड मर चुका है। उसका मर्डर किया गया था, कई बार उसके पेट में चाकू से वार करके उसे मारा गया था। ट्रेन का मैनेजर तो काफी घबरा चुका था, क्योंकि उसकी ट्रेन के अंदर यह मर्डर हुआ है। वह अब हरकुल से कहता है कि प्लीज किसी भी तरीके से आपको इस केस को सॉल्व करना ही होगा, यह हमारी कंपनी का सवाल है। हरकुल उसका केस लेने से साफ इनकार कर चुके थे, क्योंकि वह जानते थे कि यह आदमी एक क्रिमिनल है। लेकिन यहाँ ट्रेन का मैनेजर, जो हरकुल का दोस्त भी था, वह उसे फोर्स करता है कि किसी भी तरह अगले स्टेशन के आने से पहले इस केस को सॉल्व कर दो। मैं नहीं चाहता कि हमारी कंपनी का नाम इस केस की वजह से खराब हो जाए। ना चाहते हुए भी हरकुल को ये केस लेना पड़ता है। केस सॉल्व करने के लिए जब वह रिचर्ड के कंपार्टमेंट के पास जाते हैं तो वहां उन्हें बेहोशी के मेडिसिन मिलते हैं। पहले तो वह ये पता लगाते हैं कि रिचर्ड को बेहोश करके मारा गया होगा, इसीलिए उन्होंने मारते वक्त ना तो शोर मचाया और ना ही अपने आप को बचाने की कोशिश की।
यही हरकुल को एक रुमाल मिलता है जो काफ़ी कीमती था और उसके ऊपर एच लिखा था। उसके अलावा भी हरकुल को वहाँ बहुत अजीबोगरीब से सामान मिलते हैं जिसे हरकुल फेक करार दे देता है और कहता है कि यह सारी चीज़ यहाँ पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रखी गई है। उसे जो एक सबूत सच्चा लग रहा था वह एक लोहे का जला हुआ टुकड़ा था। इसे जब वह लालटेन के ऊपर रखते हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ मैसेज देखने लगता है जिसमें लिखा हुआ था एज अ स्ट्रॉन्ग ब्लड इज इन योर हैंड यू विल डाई। यानी जो होल तुमने किया था उसके लिए तुम मरोगे। ये सब देखने के बाद हरकुल ट्रेन मैनेजर से कहते हैं ये कोई इतना आसान काम नहीं, यह मर्डर एक खून का बदला है और यह केस बिगड़ भी सकता है। यहाँ पर हरकुल ट्रेन मैनेजर को रिचर्ड के किए सबसे अफसोसनाक मर्डर की कहानी सुनाता है जो कि उसने एक डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग नामी एक छोटी सी बच्ची के साथ किया था। रिचर्ड ने उसे बच्ची को उसके घर से किडनैप किया था। उसके बदले उसने बहुत से पैसे मांगे लेकिन पैसे लेने के बावजूद भी उन्होंने उसकी बेटी का मर्डर कर दिया। ये सदमा आर्मस्ट्रॉन्ग की वाइफ बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपनी बेटी के दुख में मर गई। उनके साथ साथ उनका दूसरा बच्चा भी जो इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया। मैनेजर हैरान थे कि हर्बल को इस केस के अंदर की कहानी कैसे पता थी। हरकुल जवाब में कहते हैं कि मुझे आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए हायर किया था लेकिन इससे पहले कि मैं उनकी मदद के लिए उनके पास पहुंचता अपनी फैमिली के मरने की गम में उन्होंने सुसाइड कर ली थी। और ऐसे बहुत से लोगों ने अपने बहुत प्यारों को खो दिया। ये लोग अब ट्रेन के अंदर वापस चले जाते हैं जहां पर हवर्ड नामी एक पैसेंजर हरकुल को बताती है कि कल रात किलर उसके भी रूम में आया था। उसने किलर के बारे में ट्रेन अटेंडेंट को भी बताया था लेकिन ट्रेन अटेंडेंट ने उसकी बात पर कोई यकीन नहीं किया। यहाँ हरकुल को एक बटन देती है जो शायद उस किलर का ही था। हरकुल बटन को देखकर पहचान जाता है कि ये बटन किसी ट्रेन अटेंडेंट का है लेकिन इस ट्रेन के अंदर सिर्फ एक ही ट्रेन अटेंडेंट था और उसकी यूनिफॉर्म देखने पर उसकी शर्ट में सारे बटन थे, यानी वह तो किलर नहीं हो सकता। इसके बाद हरकुल इस ट्रेन के सभी पैसेंजर से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है और पहुंचता है प्रिंसेस के अपार्टमेंट में। वह प्रिंसेस से सवाल करता है कि क्या आप किसी आर्मस्ट्रॉन्ग नाम की फैमिली को जानती थी। प्रिंसेस बताती है हाँ मैं जानती थी, मैं एक डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग की गॉड मदर थी, यानी कि उसे रिलीजन के बारे में पाती थी। और डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग वही बच्ची थी जिसका रिचर्ड ने मर्डर किया था। प्रिंसेस पूछती है कि आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली का इस केस से क्या ताल्लुक। हरकुल जवाब में बताते हैं जिस आदमी का रात मर्डर हुआ है वही आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली की मौत का जिम्मेदार था। ये बात सुनने के बाद प्रिंसेस रिलैक्स हो जाती है और कहती है कि शुक्र है वह आदमी मर गया, मैं उससे नफरत करती हूँ। और इस हरकत से हरकुल को प्रिंसेस पर शक होता है कि कहीं उन्होंने ही तो रिचर्ड को नहीं मरवाया। वह यहाँ उनके सामने एक रुमाल रखते हैं जो उन्हें रिचर्ड के पास से मिला था और उसके गवर्नेंस से कहते हैं कि ये तुम्हारा है। गवर्नेंस कहती है कि नहीं, ये तो बहुत महंगा है और मैं इतना महंगा रुमाल अपने पास नहीं रख सकती। हरकुल को ये रुमाल गवर्नेंस का इसलिए लग रहा था क्योंकि उसका नाम भी एच से शुरू होता था और एच ही इस रुमाल पर लिखा था। खैर इन्वेस्टिगेशन करते करते हरकुल इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मर्डर जिसने भी किया था उसने अटेंडेंट के कपड़े पहन कर किया था। हो ना हो उन्होंने वो कपड़े अपने सामान में ही छुपाए थे, इसलिए वह सभी पैसेंजर का सामान चेक करते हैं। हैरानी की बात थी उन्हें किसी के पास कुछ भी नहीं मिलता बल्कि अपने ही सामान में से वह रेड गाउन मिल जाता है जिसे पहन के उन्होंने रात में एक लड़की को रिचर्ड के कमरे से भागते हुए देखा था। ये देखकर हरकुल हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि किलर जो कोई भी है बहुत ही चालाक है, वह बड़ी ही चालाकी से इस मर्डर को एक हादसा बनाने के साथ साथ मेरा भी मजाक बना रहा है। खैर इसके बाद ये लोग प्रिंसेस की गवर्नेंस का सामान चेक करते हैं और इसमें से उन्हें अटेंडेंट का यूनिफॉर्म मिल जाता है। मजे की बात ये थी कि इस कोट के ऊपर बटन भी नहीं था। वैसे केस तो अब गवर्नेंस के ऊपर ही जा रहा था लेकिन हरकुल कहते हैं कि नहीं, गवर्नेंस ने यह मर्डर नहीं किया है क्योंकि अगर उन्होंने ये किया होता तो वह ये कोट कभी भी अपने सामान में नहीं छुपाती। ये लोग अब कोट को स्मेल करते हैं तो इन्हें अल्कोहल की स्मेल आती है। अब ट्रेन मैनेजर को ये बात पता थी कि इस ट्रेन में अल्कोहल सिर्फ रिचर्ड के अकाउंटेंट ने ही ली थी। ये लोग उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके पास जाते हैं। अपने आप को खतरे में देखकर वह अकाउंटेंट यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन हरकुल उसे पकड़ लेते हैं, उसे इन्वेस्टिगेशन की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर वह अकाउंटेंट उन्हें बताता है कि मैंने रिचर्ड का कत्ल नहीं किया। देखो मैं यह मानता हूँ कि मैं एक ईमानदार इंसान नहीं हूँ, मैं उसके पैसे चुराता था, लेकिन तुम खुद ही सोचो मैं उस इंसान को क्यों मारूंगा जो मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जैसा काम करता था। यानी मुझे उसके पैसों का बहुत फायदा था। उसकी बात में पॉइंट तो था। हरकुल अब परेशान हो जाता है, वह जिसके ऊपर भी शक करता है आखिर में वह बेकसूर निकलता है। उसके बाद हरकुल अब डॉक्टर के पास आते हैं जो भी इस ट्रेन के जरिए लंदन जा रहे थे और डॉक्टर से कहते हैं कि इस पूरी ट्रेन में आप ही हैं जो शिगार पीते हैं और यह शिगार मुझे रिचर्ड के रूम से मिला है। जवाब में डॉक्टर कहते हैं मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं लोगों को बचाने का काम करता हूँ, उन्हें मारने का नहीं।
उसके बाद हरकुल डॉक्टर से कहते हैं कि मैंने आप जैसे लोगों को इस टाइम में बड़े कम लोगों को डॉक्टर बने देखा है, क्या आप बहुत स्पेशल है। यह वह टाइम था जब अफ्रीकन को ज़्यादा फैसिलिटी नहीं दी जाती थी। उन्हें अंग्रेज अपने से छोटा और नीचा मानते थे और इस बारे में डॉक्टर बताते हैं कि मैं आर्मी में शार्प शूटर था, मैंने बहुत से ऑफिसर्स की जान बचाई और उन्होंने इसके इनाम में मेरी स्टडीज़ कंप्लीट करवाने में मेरी मदद की। अब हरकुल इससे सवाल करता है, अगर तुम आर्मी में थे तो क्या तुम कर्नल आर्मस्ट्रॉन्ग को जानते थे? लेकिन डॉक्टर ऐसे किसी भी इंसान को जानने से मना कर देता है। यहाँ अब हरकुल दोबारा रिचर्ड के अकाउंटेंट के पास आते हैं। यहाँ उससे कहते हैं, क्या तुम कर्नल आर्मस्ट्रॉन्ग या उसकी फैमिली के बारे में कुछ भी जानते हो? जिसके जवाब में अकाउंटेंट बताता है, हाँ मैं जानता हूँ, कर्नल आर्मस्ट्रॉन्ग मेरे डैड की बहुत अच्छे दोस्त थे। वह जब मरे तो उनका केस मेरे डैड ने लड़ा था, लेकिन वो किसी को भी मुजरिम नहीं ठहरा पाए। इस केस को सॉल्व करने का उनके ऊपर बहुत प्रेशर था। ऐसे में उन्होंने आर्मस्ट्रॉन्ग की पूरी फैमिली का इल्जाम उनके घर काम करने वाली लेडी पर लगा दिया, जिससे लेडी ने इस झूठे इल्जाम के सदमे में सुसाइड कर लिया। जब तक पता चला कि इस सभी के पीछे रिचर्ड था, वह लड़की मर चुकी थी और इसी रिग्रेट में मेरे डैड ने सुसाइड कर लिया। ये स्टोरी सुनते ही अकाउंटेंट तो फंस चुका था। हरकुल कड़ी से कड़ी मिलाते हुए फौरन ही उसे मुजरी साबित कर देते हैं और कहते हैं, देखा मैंने कहा था ना, तुमने ही मर्डर किया है। उस कोर्ट में से तुम्हारे अल्कोहल की स्मेल आ रही है। तुम अपने डैड की मौत का बदला लेने के लिए पहले रिचार्ज के अकाउंटेंट बने, तुमने उसका पैसा खाया, उसे कंगाल कर दिया और फिर उसे मार डाला। अभी यह बातें ही कर रहे थे तभी उन्हें अचानक ट्रेन में किसी के चीखने की आवाज़ आती है। ये हावर्ड की आवाज़ थी, जिनके रूम में पहले भी किलर आया था। वहां पर जाकर सभी देखते हैं कि हावर्ड के कंधे पर किसी ने चाकू मारा था। डॉक्टर उसके कंधे से चाकू निकाल देते हैं। इस वाक्य से हरकुल परेशान हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था अकाउंटेंट किलर है, लेकिन किलर अकाउंटेंट नहीं बल्कि वही इंसान था जिसने हावर्ड पर भी अभी हमला किया है। ये इंसान कौन है? हरकुल को इसका पता लगाना था, यानी जहां हरकुल को लग रहा था कि केस सॉल्व हो गया, अब वही कैसे दोबारा से पूरी तरह उलझ कर रह गया था। खैर, अब हरकुल दोबारा से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। इस इन्वेस्टिगेशन में वह सारे लोगों से पूछताछ शुरू करता है और एक ऐसे कपल के रूम में आता है जिसमें से लड़की ने अपने पासपोर्ट में से अपने नाम के साथ छेड़छाड़ की थी। हरकुल पहचान लेता है कि यहाँ पर इसके नाम के आगे एच लिखा हुआ था, यानी उसका नाम हेलेना था और उसने एच हटाकर अलीना कर दिया। हरकुल पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? जवाब में लड़की कहती है कि तुम्हें एक रुमाल मिला था जिसमें एच लिखा था। मैं और मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे कि हम तुम्हारे शक के दायरे में आए, इसलिए हमने पासपोर्ट पर से एच मिटा दिया। उसकी इस हरकत से हरकुल को शक हो चुका था कि शायद यही कपल मर्डर में और हावर्ड पर हमला करने में शामिल है। इन्वेस्टिगेशन करते हुए हरकुल को ये भी पता चल जाता है कि डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग हेलेना की सिस्टर की बेटी थी। उसका शक और भी पक्का हो जाता है कि शायद वह अपनी बहन और उसकी फैमिली के मरने का बदला वह रिचार्ड से उसे मारकर लेना चाह रही हो। खैर, अब इन्वेस्टिगेशन हरकुल स्टार्ट करते हैं और एक ऐसी लड़की से मिलते हैं जो डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग की नर्स थी और उस दिन उनकी लापरवाही की वजह से रिचर्ड डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग को किडनैप कर पाया था। हरकुल उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ आपने इसी चीज़ का बदला लेने के लिए रिचर्ड को मार डाला। अभी वह वही बात कर ही रहे थे तभी अचानक से उनके पीछे से कोई गोली चल देता है जो उनके कंधे को छूकर चली जाती है। गोली चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर थे, जो हरकुल से कहते हैं कि बस बंद करो ये सारी इन्वेस्टिगेशन, मैंने ही मारा है उसको क्योंकि रिचर्ड मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। उसने मेरे सबसे प्यारे दोस्त कर्नल आर्मस्ट्रॉन्ग को मार दिया। उसने उस वक्त मेरा साथ दिया था जब कोई भी हमें पसंद नहीं करता था। रिचर्ड जैसे बेरहम आदमी ने उसकी पूरी फैमिली को मार डाला, इसलिए गुस्से में मैंने उसका मर्डर किया। अब वो लोग यही बातें ही कर रहे थे, अचानक उन्हें ट्रेन में एक झटका महसूस होता है। पता चलता है कि जो ट्रेन तूफान की वजह से पटरी से उतर चुकी थी वह वापस पटरी पर आ गई है और आगे चलने के लिए तैयार है। लेकिन अब ट्रेन के चलने से पहले हरकुल सभी पैसेंजर की मीटिंग रखता है। वह इन सब से कहता है कि मैं जानता हूँ आप में से कोई भी किलर नहीं है। डॉक्टर जो इसको कबूल भी कर रहे हैं वह भी किलर नहीं है, लेकिन मर्डर की मिस्ट्री खुल भी नहीं रही और मुझे तो इस मर्डर के पीछे सिर्फ दो ही कहानी समझ आ रही है। एक ये कि कोई अटेंडेंट रिचर्ड के कमरे में आया, उसने रिचर्ड को मारा और फिर मिसेस हावर्ड के केबिन के विंडो से भाग गया क्योंकि उसका बटन मिसेस हावर्ड के कंपार्टमेंट से मिला था। और अगर मैं दूसरे कहानी की ओर जाऊं तो मुझे खुद भी उस कहानी पर यकीन नहीं हो रहा क्योंकि आप में से कोई भी मुझे किलर नहीं लगता। लेकिन मेरा सारा शक और मेरे सारे सबूत आप सभी लोगों के खिलाफ हैं। मुझे लगता है कि यह मर्डर आप सब लोगों ने मिलकर किया है और आप सभी लोगों के पास ऐसा करने की कोई ना कोई रीज़न भी मौजूद है। जैसा कि डॉक्टर जो कर्नल आर्मस्ट्रॉन्ग की वजह से ही डॉक्टर बने, उनकी लाइफ अच्छी हुई और वह तो मान भी रहे हैं कि उन्होंने अपने दोस्त का बदला लेने के लिए उनका मर्डर किया है, लेकिन किलर मुझे ये भी नहीं लगते।
दूसरे नंबर पर आर्मस्ट्रॉन्ग की बेटी की नर्स, जिन्होंने उस रात नशे में धुत होने की वजह से लापरवाही की और इसी वजह से डेजी रिचर्ड को किडनैप कर पाया। अपने इसी रिग्रेट का बदला लेने के लिए वह रिचर्ड को मार सकती थी। तीसरे नंबर पर हेलेना, जिसकी बहन और उसकी बेटी रिचर्ड की वजह से मरी। चौथे नंबर पर प्रिंसेस, जो डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग की गॉडमदर थी, उसे रिलीजन पढ़ती थी और उससे बहुत प्यार करती थी। और फिर मिसेस हावर्ड, जिनके कंधे पर भी किलर ने हमला किया था, वह तो डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग की ग्रैंड मॉम थी। हरकुल की यह सारी बातें सुनकर ट्रेन मैनेजर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर यही किलर है तो इनके ऊपर हमला किसने किया था, जिसके जवाब में हरकुल कहता है, तुम समझ नहीं, अभी यह सब के सब लोग मिले हुए हैं। देखो, उस अकाउंटेंट को इसे इसके बाप का बदला चाहिए था। वह आदमी और ट्रेन का अटेंडेंट, ये दोनों उस लड़की की फैमिली से हैं जिसके ऊपर आर्मस्ट्रॉन्ग की फैमिली के मर्डर का इल्जाम आ गया था और वह अपनी बहन के मरने का बदला लेना चाहते हैं। और यह पुलिस ऑफिसर और उसके साथ बैठा हुआ आदमी कर्नल आर्मस्ट्रॉन्ग, इन दोनों के ही बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्हीं के बैंक लोन की वजह से इन्होंने बड़े बड़े बिजनेस खोले। आर्मस्ट्रॉन्ग के मरने का असर इन सब की जिंदगियों पर हुआ था और इन सब ने मिलकर रिचर्ड का कत्ल किया। उसकी यह बात सुनते ही अब यहाँ पर मिसेस हावर्ड खड़ी हो जाती है और गुस्से में बोलती है, हाँ, हम सब ने मिलकर ही किया है, लेकिन इसमें सबका कसूर नहीं है, सिर्फ मेरा कसूर है। ये सारी प्लानिंग मेरी थी। वह कहती है कि कई सालों से मैं ये प्लान बनाते आ रही हूँ। मैंने अपने प्लान के तहत अकाउंटेंट को रिचर्ड के पास जॉब करने के लिए भेजा ताकि वह एक दिन हमारे साथ सफ़र करने पर मजबूर हो जाए जहाँ हम उसे मार दें। हमने ही इस अटेंडेंट की ड्यूटी अपनी ट्रेन में लगवाई। हमारी हर चीज़ प्लान के अकॉर्डिंग हुई और ऐसे ही हमने रिचर्ड को मार दिया। आपका इस मर्डर से ध्यान हटाने के लिए हमने सबूत को इधर उधर फैलाया। मैंने अपने आप को चाकू भी मरवाया। वह चाकू डॉक्टर ने मारा था और ऐसी जगह मारा था जहां से मुझे ज़्यादा चोट ना लगे। और यह चाकू इसलिए मारा गया था ताकि आपको लगे कि किलर मर्डर करके यहाँ से भाग गया है, लेकिन आप तो इस मर्डर के पीछे ही पड़े रहे। हरकुल उन सभी की बातें सुनकर दुखी हो जाता है क्योंकि वह खुद भी जानता था कि रिचर्ड कोई अच्छा इंसान नहीं था जिसको मारकर इन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया। हरकुल टेबल के ऊपर अपनी गन रखते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। जाते जाते वह कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, मुझे अगर किसी ने इस मर्डर के बारे में पूछा तो मुझे सच बताना पड़ेगा और इससे अच्छा यही है कि तुम लोग मुझे यही मार दो। सभी दुखी थे, लेकिन डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग की ग्रैंडमदर जल्दी से वह गन उठा लेती है। हरकुल आगे की तरफ जा रहा था, हरकुल की तरफ गन तानती है, लेकिन उनसे हरकुल को मारा नहीं जाता और अब वो उस गन को अपने गर्दन पर रखकर शूट कर देती है, लेकिन पता चलता है कि उसके अंदर तो बुलेट ही नहीं थी। जो हरकुल पहले ही निकाल चुका था, वो तो बस इन लोगों को टेस्ट कर रहा था कि क्या इन लोगों के अंदर इतना हौसला है कि यह किसी को मार सकते हैं। ये सब के सब उसके टेस्ट में पास हो गए थे। ये सब मासूम थे, इन्होंने बस अपना बदला लिया था, इसलिए अब हरकुल इन सब को बचाने का फैसला करते हैं। सफ़र दोबारा शुरू हो जाता है। वह इन सब लोगों से कहते हैं कि तुम लोगों ने जो भी किया ठीक किया। मैं अगले स्टेशन पर उतरकर पुलिस को यही बताऊंगा कि कोई अनजान आदमी अटेंडेंट के कपड़ों में रिचर्ड के कमरे में आया, उसने रिचर्ड को मारा और फिर मिसेस हावर्ड के केबिन के विंडो से भाग गया। इस वक्त हम सब की आंखों में हरकुल के लिए इज्जत देख रहे थे। सभी हरकुल की समझ से भी इम्प्रेस है क्योंकि उन्होंने इतनी मुश्किल मर्डर की मिस्ट्री भी चंद दिनों में सॉल्व कर दी थी। हरकुल अब सबको बाय कहकर अगले स्टेशन पर उतर जाते हैं क्योंकि उन्हें इस मर्डर की जानकारी पुलिस को देनी थी और इस केस को यही खत्म करना था, जिन्हें दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट टू माई चैनल।